पहला सवाल है, आईटीसी में क्या करें? सर अगर आपके पास है तो आप बने रहें, पहली चीज़। और अगर आप नया एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो ठीक ठाक दाम है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो नहीं दिख रहा आईटीसी में। इट्स अ गुड कंपनी टू ओन वन। और सेकंड, अगर आपने मतलब ले रखा है या आप लेना चाह रहे हो स्टॉक को, तो आप इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। इट्स अ गुड कंपनी, गुड एसेट, और वो डीमर्जर की बातचीत भी आई गई है। बट अभी के लिए कोई भी स्टॉक में पोजीशनिंग अगर आपको लेनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ Q2 के नंबर्स की बैकड्रॉप में ही लेनी है। तो ज़रा उसका ध्यान रखिए कि कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा नंबर्स के हिसाब से ही। सो फार दो रिटेल के नंबर आए हैं, उसमें मैरिको के नंबर अच्छे आए हैं FMCG में। उसके अलावा इवन आज डीमार्ट के नंबर ही बेटर साइड पे देखने को मिले Q2 के। तो लग रहा है कि शायद FMCG साइड थोड़ा बेटर करेगा परफॉर्म, और सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे ही बेटर रहता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अदरवाइज Q2 का बैकड्रॉप जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर या कोई भी पोजीशनिंग ऐड करने से पहले। ओके, अदानी विल्मर में एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? सर अभी तो आज तो अच्छा मूव था, करीब 362-63 तक गया था वो इंट्राडे में। एक ही केविएट है कि अभी Q2 के नंबर्स का अपडेट है। जैसे देखिए ये चीज़ क्लियर थी, 327 325 ये एक स्टॉप लेके आप ऐड करना चाहो कर लो, क्योंकि वो इसका रीसेंट लो था लास्ट का। तो ऐसा अनुमान था कि शायद वो ना हिट करे, जो आज हुआ भी 333-33 के आसपास आया और वहाँ से वापस एक अप मूव देखने को मिला, और स्ट्रॉन्ग अप मूव था 7-8% का। सो ये पुल बैक शायद प्रिवेल करे अभी। तो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आज तो नहीं, आज तो चल गया, अब क्या ही ऐड करोगे। लेकिन कल परसों में अगर कहीं ब्रीदर मिले तो वही 325 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे से देख सकते हो। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा बेटर होना चाहिए अदानी विल्मर के लिए। लेकिन एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स, कंपनी कैसे नंबर्स पोस्ट करती है, क्योंकि Q2 के नंबर थोड़े से शायद कमज़ोर रहे हैं, लेकिन Q3 Q4 के नंबर थोड़े बेटर रहने चाहिए। तो Q2 का अपडेट 1 एंड Q3 Q4 के नंबर्स के ऊपर कमेंट्री, ये 2-3 चीज़ें इसको बहुत क्रूशली वॉच करिएगा। भाव के हिसाब से 327-325 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो सकता है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और IEX एंड डेल्टा कॉप, लक्ष्मण जी डेल्टा कॉप के केस में क्लियर कट ये मतलब सट्टा कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि नंबर्स पे अभी तक कुछ पता नहीं है क्या रिफ्लेक्शन है, क्या इम्पैक्ट है, ख़ास तौर से ये टैक्स नोटिस का। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ F&O की पोजीशन के हिसाब से इसमें शॉर्ट कवरिंग प्ले करना चाहते हो तो आपके लिए एक ही लेवल है, वो है 130 का, बहुत प्रिसाइजली 128 का, जिसको आप फॉलो करो। अगर वो हिट हो गया तो आप पोजीशन से बाहर हो। अगर आप वो रिस्क लेकर एंटर करना चाह रहे हो तो आप एंटर कर सकते हो। IEX के केस में Q2 के नंबर्स बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि पीक डिमांड होती है सितंबर अक्टूबर की, अगस्त सितंबर अक्टूबर की पावर की। यहाँ आपको भले ना फील हो कि मानसून के डेफिसिट, हाई ह्यूमिडिटी एंड पावर प्राइसेस शूट करते हैं, तो उसकी वजह से शायद वहाँ पर अच्छे नंबर आने चाहिए। तो उसके नंबर्स को मैं वॉच करूँगा। लेकिन डेल्टा कॉप के केस में क्लियरली 128 का स्टॉप, और अगर आप लेना चाहते हो तो शॉर्ट कवरिंग का इंटायर प्ले है। अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो तेज़ी मिलेगी, अदरवाइज तो मतलब ये बेट करने वाली बहुत है, रिस्की बेट है, क्योंकि दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। कि मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, बहुत समय से ऑपरेट कर रही है इस तरह के बिजनेस में, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी और कैश रिच है। सो प्रोज ये हैं, कौन साइड पे 16,000 करोड़ खड़े हैं सामने, और अभी तक पता नहीं किस तरह का इम्प्लीकेशन, किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। सो दोनों चीज़ों को आधार मान के 128 स्टॉप लॉस, और अगर आप जाना चाहते हो तो देख सकते हो। जानकार तो ये मान रहे हैं कि अभी के लिए ऐसे अवॉइड करना चाहिए आप अगर इसको जाना चाह रहे हो तो। बट इंटायरली अगर F&O में जाना चाह रहे हो शॉर्ट कवरिंग के तौर पे, तो 128 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। वेयर डू आई सी अदानी इंटरप्राइज आफ्टर इलेक्शन? सर अदानी के इसमें बी इलेक्शन और नॉट, एक चीज़ तो आप मानते ही हो कि मैं किसी नंबर को ही से फॉलो करता हूँ। तो अगर नंबर सपोर्टिव रहे तो मैं एंटर करने की राय दूंगा, और तो ही इसमें कुछ होगा। लेकिन अगर नंबर सही रही नहीं रहे तो किसी एक कोई भी कंपनी जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है इंडिया में, वो सपोर्ट नहीं चल पाती है। अगर आप आज इन कंपनियों को मान रहे कि ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, तो आप दूसरी तरफ आइलैंड एफएस, यस बैंक, DLF, इंडिया बुल्स ग्रुप, इवन हेस्टर कह रहा हूँ, वो हैटसन एग्रो, ये सब वो नाम है जिनमें EC कॉफ़ी डे ग्रुप, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे किसी ना किसी तरीके से। सो उनकी हश्र भी आपको दिख ही गए। सो जब तक नंबर सपोर्टिव नहीं होंगे कोई भी चीज़ नहीं चलती।
तो नंबर्स, प्रॉफिट इज़ एवरीथिंग। किसी भी मार्केट में कैसा भी आप घूम लो, कितना भी आप घूम लो, आज सुजलॉन तेज़ी में दिख रहा है क्योंकि प्रॉफिट सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन वो सपोर्ट करना बंद हो जाएगा, यही टर्न अराउंड स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी सिर्फ प्रॉफिट की ही मोहताज होती है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको देखो, भले वो किसी का भी साथी हो। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई किसी के साथी नहीं होता। मार्केट ऑलवेज लुक ओवर प्रॉफिट। 2-4 दिन का मूव, 2-4 महीने का मूव, 2-4 साल का मूव फिर भी चल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो अदानी एंटरप्राइजेज हो या TCS हो या रिलायंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। बाजार किसी की शक्ल नहीं देखता, वो मनी हैज़ नो कलर वाला सिचुएशन है। वो जहाँ लॉस देना है वहाँ लॉस देगा। तो बहुत सारी निफ्टी कंपनियाँ, सत्यम, यूनिटेक, सुजलॉन, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, सब निफ्टी के स्टॉक थे। वोडाफोन, BHEL, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब निफ्टी के होकर भी आज निफ्टी से बाहर हैं और हालात आपको पता ही है। तो ऐसे कई दिन देखे हैं इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे, और तब सब टर्न अराउंड स्टोरी होते थे और सब में कुछ कुछ बड़े बड़े प्रॉमिसेस होते थे, सब साफ हो गए। टर्न अराउंड स्टोरी में सिर्फ एक ही चीज़ बाजार देखता है, वो है प्रॉफिट। सुजलॉन में आज दिख रहा है, ठीक है। जिस दिन नहीं दिखेगा तो ये याद रखना कि 15% ही प्रमोटर होल्डिंग है, बाकी सारी की सारी रिटेल होल्डिंग है। तो जब फंसेगा मेजर रिटेल ही फंसेगा। तो इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहिए और टर्न अराउंड स्टोरी को टर्न अराउंड की तरह देखिए, होने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आजकल जाने माने स्टॉक कहाँ गया, वो ऊपर चला गया, मिस हो गया सर। आई बॉट 17 शेयर ऑफ सोलर इंडस्ट्री एट द प्राइस ऑफ 3665। सिंस द मार्केट इज कमिंग डाउन शुड आई बुक प्रॉफिट एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म? यू कैन होल्ड इट ममता मैम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है तो शेयर टूटने की गुंजाइश बहुत कम होती है आमतौर पर। जैसे अपार इंडस्ट्री है, जैसे वो कंपनी थी कौन सी, PTC इंडस्ट्रीज़ है, इन सब में वॉल्यूम का ही इतना शॉर्टेज है कि अगर कोई फंड बेचने आएगा तो वैसे ही लोअर सर्किट लगा देगा। तो इसलिए वो तो बिकेगा नहीं यूजुअली। वही सेम सोलर के केस में भी है। आपके पास है तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपका एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो 5 शेयर बेच दो, कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो, ये एक तरीका है। बाकी थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो चलो 3 शेयर बेच दो, होल्ड कर लो, कैपिटल थोड़ा सा निकाल लो, तो वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप होल्ड करने में कोई बुराई नहीं। और मिड कैप स्मॉल कैप का फॉल जो अभी आया है तो कुछ फॉल है ही नहीं है, तो हल्का फुल्का फॉल है, मतलब वीक हैंड निकाल रहे हैं कह लो आप। तो अभी ऐसा कोई मार्केट में सेंटिमेंट खराब नहीं हुआ। बट 2 चीज़ें ध्यान रखना, क्रूड का राइज एंड US डॉलर यील्ड का बढ़ना, बॉन्ड्स का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें मार्केट में नेगेटिवली रीड होती हैं हमेशा। तो अभी भी बाजार आज पढ़े या कल पढ़े, ये रीड जरूर करेगा। एंड क्रूड इज़ रियली अ कंसर्न फॉर इंडिया ऑलवेज। ओके, आजकल जाने माने स्टॉक के बोनस शेयर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसे पास में इन्होंने लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है। डिड वी मिस द बस? हमारी जनरेशन को वैसे दिन देखने को मिल सकते हैं? अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टॉक है तो प्लीज़ बताएं। सर, बोनस जितना कम कंपनियां देंगी उतना ही बेटर होंगी। इस गलत फहमी में मत रहना कि ज़्यादा बोनस दे दे के आपको कोई रईस बना रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मल्टीपल टाइम बोनस लेते जाएंगे या स्प्लिट आते जाएंगे तो एक कंपनी की इक्विटी बढ़ती चली जाएगी। उसको सर्व करने वाले प्रॉफिटेबिलिटी भी उस हिसाब से बढ़नी ज़रूरी है। तो पहले ही कंपनियों ने छोटा बेस लेकर आती थी, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 100 रुपये की फेस वैल्यू थी विप्रो की। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू, 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो उसको छोटा करना ज़रूरी था। तो उनकी इक्विटी बहुत छोटी होती थी क्योंकि वो इतने शुरू से वैल्यू ख़राब करके नहीं लाते थे। आज की डेट में पहले ही वैल्यू इतनी ख़राब करके लाए। आपको एग्जांपल दे देता हूँ, विप्रो 100 रुपये की फेस वैल्यू पर आया था और बहुत, या इवन इन्फोसिस अंडर वैल्यूड स्टॉक रखा गया था जब वो आया था तब, इसीलिए वो 9 बोनस उसके बाद दे पाया, क्योंकि वैल्यूएशन को एक्सपैंड करना था उन्हें बाकी शेयर होल्डर्स को, और रिवॉर्ड करना था शेयर होल्डर को विद टाइम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में। लेकिन अब की कंपनियां ऑलरेडी 100 रुपये की प्री IPO रहती है, IPO आता है 150 रुपये पे, 150 रुपये का IPO लिस्ट होता है 200 रुपये, 250 रुपये पे, 250 रुपये का IPO 4 नंबर के बाद पहुंच जाता है 400 रुपया। अब है तो 100 रुपये का ही चीज़, पहुंच गया 1 साल में 400 रुपया, तो ऑलरेडी वैल्यू इतनी एक्सपैंड कर गई। 400 में बोनस दे भी देगा तो भी 200 है, फिर भी तो IPO के प्राइस से 100 रुपया ऊपर है। इस तरह की वैल्यू एक्सपेंशन नहीं, रादर आप कह लो एक्सप्लोजन करके पहले लाते हैं, तो उसमें बचता ही क्या शेयर होल्डर के लिए बोनस और स्प्लिट देने के लिए, मतलब आज की डेट में। लेकिन फिर भी वो बोनस स्प्लिट दे के इक्विटी डाइल्यूट किए जाते हैं और सबको लग रहा है कि अच्छी कंपनियां बोनस दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी कंपनियां इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखती थी, उसके बाद बोनस स्प्लिट देती थी, क्योंकि विद टाइम उन्होंने अपने अंडर वैल्यू रखते थे अपने आप को, या अंडर वैल्यूड IPO आते थे। और अंडर वैल्यूड, आप खुद ही हैरानगी की बात है कि इन्फोसिस का IPO डिस्पाइट सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी उस समय अंडर सब्सक्राइब हुआ था,
और सब्सक्राइब नहीं हो पाया था तब वल्लभ बंसाली साहब को और वो सीसीडी ग्रुप को आना पड़ा था इसको, सीसीडी ग्रुप, हाँ कैफ़े कॉफ़ी डे ग्रुप वाला जो ग्रुप है उनको आना पड़ा था इसको सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब होने के बाद उन्होंने बहुत मोटा रिवॉर्ड भी कमाया था। सो उस समय पर चीज़ों की फेयर वैल्यू रखी जाती थी, अंडर वैल्यू रखी जाती थी। आज की डेट में फेयर वैल्यू और अंडर वैल्यू कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, हर चीज़ ओवर वैल्यू एंड अबव ओवर वैल्यू हो रही है। तो इसीलिए कुछ बचेगा तो होगा ना। पुरानी कंपनियां अभी भी प्रॉफिट ग्रो करेंगी। आ गया ना नेस्ले में स्प्लिट, क्या दिक्कत है, आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके अंदर। बजाज फिनसर्व ने दिया ना स्प्लिट, सो टाटा स्टील ने दिया ना स्प्लिट, तो पुरानी कंपनियां भी देती हैं स्प्लिट, लेकिन वैल्यू कहीं मिलेगी तो करेंगे ना ऐसा काम। अभी वैल्यू ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे इस काम को। IDFC फर्स्ट बैंक 78, सेंट्रल बैंक दोनों होल्ड कर लिए सर। वरुण जी दोनों को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक बेटर रिटर्न, ये गाजी साहब का भी सवाल है। देखिए बेटर रिटर्न कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, या कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी मत रखो, क्योंकि इक्विटी साइज बड़ा है वन, और दूसरा मर्जर कैंडिडेट है IDFC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट। आपको पहले HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में बड़ा मूव आया था, वो बड़े मूव में आपने पूछा था कि कहाँ तक जाएगा, एक ही जवाब था कि मर्जर हो जाएगा, मर्जर के बाद कंसोलिडेशन चला जाएगा, लंबे समय के लिए कोई रिटर्न नहीं आएगा, लंबा समय आपके सामने नहीं रिटर्न आ रहा। लाइकवाइज IDFC लिमिटेड IDFC फर्स्ट जैसे ही मर्जर हो जाएगा, लंबे समय के लिए भी चले जाएंगे, क्योंकि मर्जर होगा सर। मर्जर के बाद दोनों बिजनेस कॉमन होंगे, एंटिटीज सेम होंगी, उनकी राइट साइजिंग होगी, तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स चलेंगे। तो एडजस्टमेंट्स के हिसाब से वो टाइम ले लेता है, तो कुछ क्वार्टर के लिए चला जाएगा, फिर आप सवाल पूछोगे क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। तो अगर आपको टाइम ड्यूरेशन है देने के लिए तो आप अपने पास रखो, तब आप एक्सपेक्ट करो कुछ रिटर्न। नई एंटिटी क्या बनती है, लेकिन अभी के लिए यही बोलूँगा कि जब तक मर्जर है तब तक की स्टोरी अलग है। वो डेट्स करीब आ रही हैं तो इसलिए एडजस्टमेंट्स भी हो रहे हैं इसमें। तो IDFC बैंक होल्ड करना चाहते हो आप कर लो, लॉन्ग टर्म करना चाहते हो कर लो, लेकिन प्राइस टारगेट्स बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नए नंबर के, नई एंटिटी के नंबर्स क्या चाहते हैं उसके ऊपर। ओके आगे बढ़ते हैं। SBI और HDFC बैंक और टेक महिंद्रा फॉर लॉन्ग टर्म। सर ये ट्रिकी सवाल है करण जी, तीनों ही अच्छी कंपनियां हैं और तीनों अपने अपने स्पेस की दिग्गज हैं। HDFC बैंक एंड टेक महिंद्रा आई बेट ऑन। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन तीनों में पहली प्रेफरेंस मैं टेक महिंद्रा को दूंगा, क्योंकि सिनेरियो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है सो फार। देन कम्स HDFC बैंक, क्योंकि नंबर से लग तो रहा है कि ये बहुत कुछ बड़ा पकाएगा, जिस तरह के डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ के नंबर दे रहा है, लग रहा है कि जब ये चलेगा तो बहुत कुछ करके जाएगा। एंड SBI थर्ड, क्योंकि उसका CAGR एवरेज पिछले 15 साल का 9% है, तो उसी CAGR को अगर वो मेंटेन करता है या फिर डबल भी कर देता है तो भी 18%। सो आई डाउट कि वो डबल कर पाएगा। इतनी अच्छी ग्रोथ लेने के बाद तो 9% पहुंचा है पिछले 15 साल में, तो अगर आउट परफॉर्मेंस देता भी है तो भी 15% CAGR निकालने के लिए SBI को बहुत दम लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल वैसे तो SBI में सबसे ज़्यादा होता है इस हिसाब से, लेकिन फिर भी टेक महिंद्रा इज़ अ बेटर बेट, क्योंकि बहुत टूटा है। नंबर देख लेते हैं इस क्वार्टर में कैसे लो बेस के सामने आएंगे। देन कम्स HDFC बैंक एंड देन कम्स SBI। बट तीनों ही अच्छी कंपनी है, तीनों को SIP करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ओके अब कुछ यूट्यूब का सवाल भी ले लेता हूँ। कहाँ गया सर? मान इंफ्रा इंजीनियर्स इंडिया PNB। सर PNB में पवित्रा जी ऑलरेडी बड़ा रनअप तो आया है, लेकिन बहुतों के दाम से ऊपर नहीं आया, आज भी है। सो अगर आपको पैसा बन रहा है तो थोड़ा सा आप ले लो, कैपिटल एटलीस्ट निकाल के फ्री के शेयर में रह लो। मान इंफ्रा में पहली प्रायोरिटी में ये करना है कि मान इंफ्रा में बहुत कुछ हो रहा है, और मतलब दे हैव गॉट गुड ऑर्डर्स अब की डेट में, नंबर्स बेटर आ रहे हैं उनके, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आने का अनुमान है। सो आप मान में थोड़ा बने रहो, लेकिन तेज़ी मिलती रहे तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकाल के फ्री के शेयर रखने की कोशिश ज़्यादा करना मान इंफ्रा में। PNB आप होल्ड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। मयंक जी, एज पर योर सजेशन आई हैव शॉर्टलिस्टेड अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता, किम्स एंड NH नारायण हृदयालय फॉर मंथली SIP। अपोलो हॉस्पिटल तो पहला रहेगा ही, मेदांता एक दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन अगर कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर बेट दिखता है मुझे। इसलिए नहीं कि एक तो IPO है, यही बड़ा कंसर्न है मेरे लिए कि वो IPO आके भागा बहुत है, अभी भी अपने नए हाइस पे कामकाज कर रहा है। सो फार आप एक काम कर सकते हो कि अपोलो हॉस्पिटल नारायण से शुरुआत कर सकते हो, थोड़ा मेदांता कूल ऑफ हो जाए, किसी बुरे दिन, किसी बुरे दौर, कोई बुरी खबर उसमें कहीं नीचे मिल जाए तो आप एडिशन करना शुरू कर सकते हो। लेकिन मतलब 3 नाम ही बेटर है, अपोलो, नारायण एंड दिस मेदांता। इन तीनों को आप फर्दर SIP में ऐड करो जो आपने सुझाए उसमें से। विल्मर में बने रह सकते हैं? हाँ सुमित जी आराम से बने रह सकते हैं, मेरा स्टांस में कोई बदलाव नहीं अदानी विल्मर को लेकर। एक ही चीज़ है कि 327 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा उनके लिए जो बहुत रिस्क कैलकुलेट करके चलते हैं, तो रिस्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 327 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अदरवाइज सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के नंबर बहुत क्रूशियल है इस बारी,
अदानी विल्मर के लिए, और लग रहा है कि नंबर बेटर होने चाहिए। तो अगर नंबर बेटर हुए या कमेंट्री स्ट्रांग हुई तो स्टॉक में रिएक्शन अच्छा आ जाएगा, तो आप देख सकते हो उसको। सोलर इंडस्ट्री की बात हो गई। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ स्टेक सेल इन पॉलीप्लेक्स? डिपेंड मुंशी जी किस भाव पर होता है, किस आदमी किस पार्टी को होता है, कौन इन्वेस्टर आता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। अगर अच्छा इन्वेस्टर आ जाता है, अच्छी कोई कंपनी आती है, कोई एक्वायर कर लेता है मल्टीनेशनल प्लेयर, तो सिचुएशन कुछ और ही हो जाएगी इस कंपनी की। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज़ है कि ये है फेयरली वैल्यूड कंपनी, तो फेयरली वैल्यूड कंपनी में आप इसको देख सकते हो। एक सुवेन लाइफ साइंसेज भी अच्छी कंपनी है, फेयरली वैल्यूड है, उसमें कुछ बायबैक प्राइस के नीचे कामकाज कर रहा है, बहुत दूर नहीं है वहाँ से। सो उसको आप देख सकते हो, सुवेन को। इवन पतंजलि इज़ गुड टू गो, आप इन दो स्टॉक को भी देख सकते हो अभी के सिचुएशन सिनेरियो में। थैंक यू जायसवाल साहब। कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक में स्टॉप लॉस, ये थोड़ा ट्रिकी है सर, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के लिए 1450 रुपये मान लो आप, 1430 टू बी वेरी प्रिसाइज एचडीएफसी बैंक के लिए। कोटक को मुझे देखना पड़ेगा क्या इसका स्टॉप लॉस बैठता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में 1430 लग रहा है कि ये मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो होना चाहिए। लेकिन मतलब ये दोनों वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हैं, तो अगर कहीं फंस भी गए तो घूम के वापस ऊपर आ जाएंगे। तो इनमें स्टॉप लॉसेस को, आप ट्रेडर हो तभी इतना इंपॉर्टेंट रहता है, इन्वेस्टर होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इन्वेस्टर्स के लिए आप एसआईपी कर लो, होल्ड कर लो, पुल बैक आए तो आप उसका इस्तेमाल करके थोड़ी कैपिटल हल्की कर लो, ऐसे ट्रेड करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अदरवाइज़ दोनों बैंक्स आर गुड टू गो, और ज़्यादा बेटर एचडीएफसी बैंक है सोफा इन दोनों में, और 1430 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। माजगांव डॉक 180 नंबर, शेयर 110 रुपये से। ओह, तो महाजन साहब आपके लिए क्या ही दिक्कत है, 180 रुपये के दाम पर अभी खरीदारी, और इतने टाइम्स ऊपर है, 10 टाइम्स ऊपर आ चुके हो आप ऑलरेडी, मोर लेस। तो आप कैपिटल निकाल लो अपना, 10-12 शेयर 15 शेयर से आपका कैपिटल निकल आ जाना चाहिए। तो जो भी 10-12 शेयर बेचे कैपिटल निकले, बाकी बचे हुए 90 शेयर 80 शेयर जो भी हैं, चलिए उसमें 10 शेयर और बेच लो, तो प्रॉफिट भी आ गया जेब में। तो प्रॉफिट और कैपिटल निकाल लो, बचा हुआ जितना ही पैसा है वो सबका सब होल्ड रहने दो। अब माजगांव डॉक यहाँ रहे, यहाँ से 10 गुना हो जाए, यहाँ से 20 गुना हो जाए, यहाँ से आधा हो जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको, तो वो तो फ्री का ही शेयर है। तो जो कैपिटल है और थोड़ा सा प्रॉफिट है वो निकाल लो, बाकी फ्री के शेयर छोड़ दो अगली जनरेशन के लिए, लेट देम सेल इट, उसमें क्या है। अदानी विल्मर बात हो गई। व्हाट आर द फैक्टर्स टू लुक फॉर टू डिसाइड इफ वी शुड इन्वेस्ट 40-50 के एट वन गो एट एसआईपी? इफ वी गेट्स ट्रिकी द प्राइस कीप्स गोइंग अप ईच मंथ। सर देखो रुद्राक्ष सर, अगर एसआईपी में प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका एक कट ऑफ रखोगे आप। मान लो कोई चीज़ 3500 में खरीदते हो, 3700 हो गई, 4000 आपने कट ऑफ रखा हुआ है, 4100 होते हैं, 4000 ₹2 होते भी ना, छोड़ दो उसको, नीचे आएगा फिर एसआईपी शुरू कर दो, तब तक कुछ और ढूंढो। एचडीएफसी बैंक नहीं तो टीसीएस नहीं तो रिलायंस नहीं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोई ना कोई शेयर हमेशा एक ना एक अच्छे दाम पर होता है। पहले टीसीएस था, उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा आज की डेट में, अब एचडीएफसी बैंक है, उसको मैं ठीक ठाक सा बोल रहा हूँ, बाकी विद टाइम पता ही चल जाएगा। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात हुई कल गुरुवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे रोज़ाना 3:30 बजे के बाद सवाल अपने पूछ सकते हैं। नमस्कार।